हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पी ब्लॉक के साथ। तो पिछले वाले लेक्चर तक तो हम नाइट्रोजन फैमिली डिस्कस कर रहे थे। आज के लेक्चर में हमने ऑक्सीजन फैमिली स्टार्ट करनी है, जो कि हमारा ग्रुप 16 है। तो ये जो ग्रुप 16 की जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं जैसी ग्रुप 15 की थी। अगर आपने ग्रुप 15 अच्छे से कर लिया तो ग्रुप 16 में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा सिंपल लगेगा। सारी चीज़ें वैसी ही हैं, सारे ट्रेंड्स मोस्ट ऑफ द केसेस वैसे ही हैं जैसे हमने नाइट्रोजन फैमिली में देखे थे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेंबर्स ऑफ ग्रुप 16 के साथ और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्रुप 16 में आपको कौन कौन से एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। दिस इज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ये जो नीचे वाले तीन हैं, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि नेचर में भी बहुत कम पाए जाते हैं। ऑक्सीजन और सल्फर काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट है, ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है, वो आपको पता ही है। तो इस ग्रुप की जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन आने वाली है दैट इज़ NS2NP4। ग्रुप 16 की ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन रहती है। ऑक्सीजन की क्या आएगी? इट इज़ 2s2 2p4। सल्फर की क्या आएगी? इट विल बी 3s2 3p4। सेलेनियम की क्या आएगी? 4s2 4p4। देखिए 4s के बाद किसकी फिलिंग होती है? 3d की फिलिंग होती है, तो आपको यहाँ पे 3d10 भी लिखना पड़ेगा। तो इसकी प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगी इट विल बी 3d10 4s2 4p4। फिर टेलुरियम की क्या आएगी? सिमिलरली 4d10 5s2 5p4। और इसकी क्या आएगी? 5d10 6s2 के बाद किसकी फिलिंग होती है? 4f की फिलिंग होती है, तो 4f14। फिर 5d की फिलिंग होती है 5d10 एंड लास्टली 6p4। तो ये प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। अब देखिए नीचे वाले एलिमेंट्स में क्या होता है। इनर शेल्स में डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स आने के कारण इनर्ट पेयर इफेक्ट की टेंडेंसी बढ़ जाती है। और आपको पता है इनर्ट पेयर इफेक्ट के फिर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि जो एस इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल के, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, जिसके कारण एलिमेंट थोड़ी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये सारी चीज़ें फर्दर आने वाली हैं, वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप नोट कर सकते हो कि डाउन द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट की टेंडेंसी इंक्रीज करेगी। ये हमने ग्रुप 15 में भी डिस्कस किया था। ये पी ब्लॉक के हर ग्रुप में आपको देखने को मिलता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या था? रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, उसको आप इनर्ट पेयर इफेक्ट बोल देते थे। डाउन द ग्रुप क्या होता जाएगा? इनर शेल्स में डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स आने के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस ज़्यादा होते जाएंगे। एस बीइंग मोर पेनेट्रेटेड, वो एस इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा लगेगी, अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा लगेगी, वो ज़्यादा स्ट्रांगली हेल्ड होंगे, तो उनकी टेंडेंसी टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग कम हो जाएगी। अब अकरेंस देखते हैं। तो हमने अभी डिस्कस किया है कि सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम इसलिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रहते क्योंकि उनकी जो अबंडेंस है इन अर्थ क्रस्ट वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट होती है एज डाईऑक्सीजन। उसके अलावा बहुत सारे कंपाउंड्स ऑक्सीजन फॉर्म करती है, ऑक्साइड्स, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स, इतने सारी ओर्स में ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होती है, सल्फाइड ओर्स को छोड़ दिया जाए तो। फिर जो सल्फ़र है, सल्फ़र मेनली दो तरीके की ओर्स में एग्जिस्ट करता है। या तो वो सल्फाइड ओर्स में एग्जिस्ट करेगा या वो सल्फेट टाइप ऑफ ओर्स में एग्जिस्ट करता है। फ्री स्टेट में भी पाया जाता है वॉल्केनिक रीजन्स में। तो सल्फाइड ओर्स आपको पता होनी चाहिए, जैसे कौन कौन सी हैं। लेड सल्फाइड, जिसको कि गैलेना भी बोला जाता है। जिंक सल्फाइड विच इज़ जिंक ब्लेंड। कॉपर पायराइट होता है CuFeS2। सिमिलरली आयरन पायराइट होता है FeS2। ऐसे सल्फेट्स की ओर्स होती हैं। बेरियम सल्फेट की जो ओर होती है उसको बेराइट बोला जाता है। MgSO4.7H2 इज़ एप्सम सॉल्ट। CaSO4.2H2O इज़ जिप्सम। तो ये सारी ओर्स के बारे में आपको पता रहना चाहिए।
मेटलर्जी में जाके हम दोबारा से ये सारी ओर्स पढ़ेंगे। और ओर्स को याद रखना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जेई नीट में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं डायरेक्टली जो कि ओर पे बेस्ड थे। फिर सेलेनियम एंड टेलुरियम जो होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन एनोड मड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। अगर याद हो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर जो कि हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस की थी, उसमें क्या होता था कि इम्प्योर कॉपर की स्ट्रिप को हम एनोड बना देंगे और प्योर कॉपर स्ट्रिप हम ले लेते थे एज कैथोड। एनोड से क्या होगा, कॉपर डिजोल्व करता जाएगा और कैथोड पे डिपॉजिट होता जाएगा। ये जैसी ये एनोड थी, दिस इज कैथोड। क्यूपरिक आयंस यहाँ से निकलते जाएंगे और यहाँ पे डिपॉजिट होते जाएंगे। नीचे की तरफ जो आपको मड देखने को मिलेगी, जो इम्प्योरिटीज़ देखने को मिलेंगी, उसमें आपको सेलेनियम और टेलुरियम मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ एनोड मड में और कौन कौन से मेटल्स रहते हैं, सिल्वर रहता है, गोल्ड रहता है। ठीक है, तो ये सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने डिस्कस किया है। और ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर दोबारा से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स जो कि मेटलर्जी चैप्टर है हमारा, उसमें फिर से आएगा। तो सेलेनियम एंड टेलुरियम आर फाउंड इन द एनोड मड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ठीक है, और पोलोनियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव डिके से बनता है यूरेनियम और थोरियम के, तो उसकी भी अबंडेंस बहुत ज़्यादा कम रहती है। फिर हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे, अब ट्रेंड्स पे आते हैं। जो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड ग्रुप 16 में आपको कैसे देखने को मिलेगा, आप ग्रुप 16 में जैसे जैसे नीचे की तरफ आते जाओगे वैसे वैसे शेल एडिशन के कारण साइज़ इंक्रीज होता जाएगा। ऑक्सीजन का साइज़ सबसे छोटा, सल्फ़र का थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, सेलेनियम का थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा, टेलुरियम का और ज़्यादा, पोलोनियम का और ज़्यादा। तो ये तो रेगुलर ट्रेंड है जो आप जूनियर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो कि साइज़ विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ सब्सिक्वेंट शेल एडिशन। ठीक है, फिर जो ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के एटॉमिक साइजेस अगर कंपेयर किए जाएं, लेट से आपने नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करना है, पीरियड में आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो, क्या होता है, जैसे जैसे आप पीरियड में राइट की तरफ मूव करते हो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है जिसके कारण साइज में आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज छोटा होगा और नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज बड़ा होगा। तो इन जनरल ग्रुप 15 एलिमेंट्स विल हैव लार्जर एटॉमिक रेडियाई देन ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ओके, फिर उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी का भी जो ट्रेंड रहता है वो रेगुलर सा ही रहता है कि जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाते जाओगे, डाउन द ग्रुप साइज बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस से दूर मूव करता जाएगा। अगर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा दूर है, उसके अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस से दूर है, तो उसको निकालना आसान होता जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। तो डाउन द ग्रुप जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है इट विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। इतना सिंपल है। फिर ग्रुप 15 और ग्रुप 16 की अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पीज कंपेयर करें, फिर से हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करते हैं कि किस में से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा आसान है, किस में से मुश्किल है। आइडियली तो क्या होता है कि पीरियड में आप राइट की तरफ जाते हो एटॉमिक साइज कम होता है, अभी हमने डिस्कस किया है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। अब अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बिकम मोर डिफिकल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल होता जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी शुड इंक्रीज जैसे जैसे आप पीरियड में राइट की तरफ मूव करते जाओगे। बट होता क्या है, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाती है। ये हमने वैसे ग्रुप 15 में भी डिस्कस किया है। रीज़न क्या रहता है इसका, रीज़न इज दिस कि जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ 2s2 2p3, इसकी ये 2s2 2p4। तो ये जो 2p सबशेल है दिस इज़ हाफ फिल्ड, और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आपको पता है कि हमेशा ज़्यादा स्टेबल होती हैं, एक्सेप्शनली स्टेबल होती हैं। तो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। तो दैट इज़ वाई इन जनरल ग्रुप 15 एलिमेंट्स विल हैव हायर आयनाइजेशन एंथैल्पीज देन ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ओके, तो half filled subshells will be more stable, making the removal of electron difficult,
Hence ionization energy of group 15 will be unusually high. ये हमने ग्रुप 15 में भी डिस्कस किया हुआ है. ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी गैशियस एटम में, किसी भी आइसोलेटेड गैशियस एटम में इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो, एक यूनी नेगेटिव गैशियस आयन बना रहे हो. इस प्रोसेस में जितना भी एनर्जी चेंज इन्वॉल्व है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. और यूजुअली इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है. ये एक्सोथर्मिक रहता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस. ग्रुप 16 के केस में ये एक्सोथर्मिक ही आने वाला है. हीट विल बी गिवन आउट, हीट विल बी रिलीज्ड, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी नेगेटिव. सिमिलर टर्म रहती है एक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितना ही होता है. बस आप जो नेगेटिव वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड ले लोगे, पॉजिटिव वैल्यू उठा लोगे. ओके, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का देखिए ऑर्डर क्या रहता है. जैसे जैसे आप नीचे की तरफ मूव करते हो पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप में नीचे की तरफ आते जाओगे, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती जाएगी. तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस. ये गलत लिखा है यहाँ पे, इसको करेक्ट करना है. आपने देखा होगा ना जनरल पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड में, लेफ्ट टू राइट जाते जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी. तो होना क्या चाहिए? ग्रुप 16 की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा आनी चाहिए, सल्फर की थोड़ी कम होनी चाहिए, सेलेनियम की थोड़ी और कम होनी चाहिए, टेलोरियम की थोड़ी और कम होनी चाहिए एंड सो ऑन. बट सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम होती है. सल्फर हैज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. अब इसका रीज़न क्या रहता है? देखिए, ऑक्सीजन का जो शेल साइज़ रहता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, वाइल सल्फर का जो शेल साइज़ रहता है वो बड़ा रहता है. ऑक्सीजन की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो ना, वो क्या आती है 2,6, और सल्फ़र की क्या आती है, इट इज़ 286. तो ऑक्सीजन की जो वैलेंस शेल है वो सेकंड शेल है और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सल्फ़र की जो वैलेंस शेल है दैट इज़ थर्ड शेल एंड इट हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो दोनों के इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं. डिफरेंस क्या है? यहाँ पे जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो छोटे शेल में है, सल्फ़र के केस में बड़े शेल में है. तो जब आप 7th इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करोगे तो दिस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल इनकर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस. इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा रिपल्शंस मिलेंगी बाकी इलेक्ट्रॉन से. ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी इजीली एकोमोडेट नहीं किया जा सकता क्योंकि शेल साइज छोटा है. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच की रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन का ऐड होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. वाइल इन द केस ऑफ सल्फ़र, सल्फ़र का जो शेल साइज रहता है ना बहुत बड़ा रहता है, इसका दिल बहुत बड़ा है, तो ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली एकोमोडेट कर लेगा. इस केस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती और एज अ कॉन्सिक्वेंस सल्फ़र की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑक्सीजन से भी ज़्यादा हो जाती है. ठीक है, तो ये बहुत स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, स्कूल्स में पूछा जाता है, रीजनिंग क्वेश्चन है कि वाई ऑक्सीजन हैज़ लेसर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देन सल्फ़र. तो ये इसका रीज़न लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन बीइंग स्मॉलर इन साइज, द एडिशनल इलेक्ट्रॉन जो कि आप ऐड करने जा रहे हो इट विल इनकर लार्ज अमाउंट ऑफ रिपल्शंस, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाएगी देन सल्फ़र. इन द केस ऑफ सल्फ़र बिकॉज ऑफ लार्जर साइज इट कैन ईजिली एकोमोडेट द एडिशनल इलेक्ट्रॉन. ठीक है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू विड्रॉ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ. तो वो आपको पता है कि कैसे वेरी करती है पीरियोडिक टेबल में. अलोंग द पीरियड बढ़ती जाएगी, और डाउन द ग्रुप कम होती जाएगी. तो जो ग्रुप 16 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ होंगी वो ग्रुप 15 से ज़्यादा होंगी बट ग्रुप 17 से कम होती हैं. यही होता है. जैसे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है. फ्लोरीन की कितनी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज़ 4.0. ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में. इसकी पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4.0 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है. ये सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है
इन द पीरियोडिक टेबल, और ग्रुप 16 का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और नाइट्रोजन की कितनी होती है? 3.0, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 3.0 होती है। तो डाउन द ग्रुप अगर आप देखोगे क्या होता जाएगा, रेगुलर ट्रेंड फॉलो होगा, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर कम, सेलेनियम और कम, टेलुरियम और कम, पोलोनियम और कम। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। इसमें सिर्फ पॉइंट जो नोट करने वाला है कि ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 एंड सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फिर मेटालिक नेचर, डाउन द ग्रुप मूव करते जाओगे, रेगुलर ट्रेंड क्या फॉलो होता है, डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर बढ़ती जाएगी। तो ये दोनों क्या रहते हैं, दीज टू आर नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल्स हैं। सेलेनियम और टेलुरियम, दीज आर मेटलॉइड्स, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में लाया करते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्लियर नहीं होती, सारी मेटल्स जैसी भी नहीं होती और सारी नॉन मेटल्स जैसी भी नहीं होती। पोलोनियम मेटल है, ओके। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कैटनेशन। कैटनेशन क्या होती है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, खुद के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, और वो डिपेंड करती है खुद के साथ सिंगल बॉन्ड कोई भी एटम कितना ज़्यादा स्ट्रांगली बना रहा है। अब आइडियली तो क्या होता है, जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाते जाओगे, खुद के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम होती जाएगी। जो सिंगल बॉन्ड होगा वो वीक होगा, बिकॉज इट विल बी फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ लार्जर ऑर्बिटल्स। और लार्जर ऑर्बिटल्स का जो ओवरलैप होता है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। स्मॉलर ऑर्बिटल्स हमेशा ज़्यादा इफेक्टिवली ओवरलैप करती हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स आपको देती हैं। तो OSS, सेलेनियम सेलेनियम, टेलुरियम टेलुरियम एंड पोलोनियम पोलोनियम में डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए था, बॉन्ड एंथैल्पी कम होनी चाहिए थी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ग्रेजुअली डिक्रीज होनी चाहिए थी। बट सल्फर और सल्फर का जो बॉन्ड रहता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। होना किसका चाहिए था? ऑक्सीजन ऑक्सीजन का। अब देखिए ये एनोमली क्यों अराइज होती है। ये सेम एनोमली हमें ग्रुप 15 में भी देखने को मिली थी, जब हमने NN बॉन्ड को PP बॉन्ड के साथ कंपेयर किया था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाती है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड रहता है वो फॉर्म होता है 2p2p ऑर्बिटल ओवरलैप से, जिसके कारण बॉन्ड लेंथ बहुत कम आ जाती है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच की रिपल्शंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिसके कारण बॉन्ड वीक हो जाता है। ऐसा कुछ ग्रुप 15 में बताया गया था, दोबारा से आप देख सकते हैं। O बॉन्ड जब आप बनाओगे, O सिंगल बॉन्ड O, जिसको कि आप परऑक्सी लिंकेज भी बोलते हो, दिस विल बी फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ 2p2p ऑर्बिटल्स, जिसके कारण ये जो बॉन्ड लेंथ है ये कम आएगी। वाइल सल्फर के केस में जो बॉन्ड लेंथ रहती है वो रिलेटिवली ज़्यादा रहती है। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच के रिपल्शंस बिकॉज ऑफ लेसर बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण ये बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। सल्फर के केस में ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, तो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर्स की रिपल्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो ये बॉन्ड की जो बॉन्ड एंथैल्पी आएगी वो ज़्यादा आएगी और ये बॉन्ड थोड़ा सा वीक हो जाता है, ठीक है। तो सल्फर का बॉन्ड अगर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो सल्फर की कैटनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है इन दिस ग्रुप। सल्फर पोजेसेस मैक्सिमम कैटनेशन टेंडेंसी इन दिस ग्रुप 16। अब आप इसका रीज़न लिख सकते हैं, O के बीच में क्या होता है, इट हैज़ अ शॉर्टर बॉन्ड, हेंस ग्रेटर रिपल्शंस बिटवीन द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रिजल्टिंग इन द वीकनिंग ऑफ सिंगल बॉन्ड। ये सेम रीज़न हमने NN और PP में लिखा था, अगर याद हो तो। फिर आते हैं एटॉमिसिटी पे। जो ऑक्सीजन होती है दैट एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक गैस, O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, O डबल बॉन्ड O बन जाता है। ऑक्सीजन हम अभी देखेंगे, इट इज़ केपेबल ऑफ फॉर्मिंग p-pi बॉन्ड्स। ये 2p-pi बॉन्ड्स फॉर्म कर लेता है खुद के साथ भी और बाकी के सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के साथ भी। फिर जो सल्फर सेलेनियम टेलुरियम है, दीज एग्जिस्ट एज ऑक्टा एटॉमिक सॉलिड्स।
ये ऑक्टाएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे S8, Se8, Te8। और ये किस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं? पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। ये क्राउन स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, जो आपने पक्का से जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, जैसे सल्फर का इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। तो आप देख सकते हो कितने एटम्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके का क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर आ जाता है। ओके। और जो पोलोनियम है वो तो मेटल्स की तरह बिहेव करता है ना, और वो मेटालिक बॉन्डिंग करेगा खुद के साथ। फिर मल्टीपल बॉन्डिंग, जो ऑक्सीजन होता है दैट इज़ केपेबल ऑफ फॉर्मिंग 2p2p बॉन्ड्स। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मल्टीपल बॉन्डिंग कर सकता है, सल्फर भी करता है, सल्फर थोड़ी डिफरेंट टाइप की करेगा। ऑक्सीजन कैन फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ पाई बॉन्ड्स, और वो कौन कौन से हैं देखते हैं। जैसे 2p2p, जहाँ पे 2p ऑर्बिटल्स का साइडवेज ओवरलैप होगा। जैसे किस केस में हो सकता है ये, आप कार्बन डाइऑक्साइड में देख सकते हो, यहाँ पे भी कार्बन की 2p ऑर्बिटल और ऑक्सीजन की 2p ऑर्बिटल के बीच में साइडवेज ओवरलैप होगा। या O2 देख सकते हो, या आप नाइट्रेट आयन देख सकते हो, या आप HNO2 देख सकते हो। इन सब में जो भी नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बनाया है वो 2p2p ओवरलैप से बना है। फिर और किस टाइप की पाई बॉन्डिंग ऑक्सीजन कर सकता है? इट कैन फॉर्म 3p2p बॉन्ड्स। इट कैन ऑल्सो फॉर्म 3d2p bonds, and in very rare cases it can also form 4d2p bonds। तो मेनली जो ऑक्सीजन है वो p टाइप की बॉन्डिंग भी कर सकता है। इट कैन ऑल्सो डू p d बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये अभी आपको एग्जांपल्स धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। ये तो आपको पता है कि किस केस में होगी, जैसे SO2 के केस में होगी। ये मैंने जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर में भी डिस्कस किया था। अभी ये इसका स्ट्रक्चर दोबारा से पढ़ेंगे, तो तब हम डिस्कस कर लेंगे कि इसमें ये जो दो पाई बॉन्ड्स हैं उनकी क्या क्या नेचर है। एक पाई बॉन्ड की नेचर 3p2p आने वाली है, और दूसरे की नेचर 3d2p आने वाली है। ऐसा आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैंने जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया था। अगर तब भी आपने नहीं पढ़ा तो अभी मैं आगे कवर कर दूंगा ये चीज़। ठीक है। सल्फर और सेलेनियम भी पाई बॉन्ड्स बनाते हैं ऑफ द टाइप p एंड p d, बट उनकी जो टेंडेंसी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी ऑक्सीजन की होती है। सल्फर सेलेनियम कैन ऑल्सो फॉर्म पाई बॉन्ड्स। तो आगे जाके हम SO2 SO3 के स्ट्रक्चर देखेंगे, सिलेनियम डाइऑक्साइड सेलेनियम ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सारे उसमें पाई बॉन्ड्स आपको पता लग जाएंगे कि किस तरीके के बने हैं, p टाइप कौन सी है, d p टाइप कौन सी है। तो वो सब कुछ आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। हमने देखा कि इस ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2NP4 है। इसकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। देखो +6 तो करेगा ही करेगा, जो कि इसी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है। उसके अलावा ये +4 भी शो करते हैं, +2 भी शो करते हैं। ये तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो गई। इसके अलावा -2 भी शो करते हैं। ठीक है। अब ये +2 -2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे एग्जिबिट होती हैं, तो ये देखते हैं। जैसे हम सल्फ़र का केस ले लेते हैं। सल्फ़र जैसे बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है? 3s2 3p4। तो ये जैसे 3s सबशेल हो गई, ये 3p सबशेल हो गई। तो ये मैंने इसकी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, ऑर्बिटल लेवल डायग्राम बनाया है। तो देखिए इसके पास अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ग्राउंड स्टेट में, तो इट कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स। तो ये अगर 2 बॉन्ड्स फॉर्म करेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +2 होगी या -2 होगी। तो सल्फर इन दिस स्टेट कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स। और कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करेगा? ईदर +2
और -2। +2 जैसे HCl2 में अगर आप कैलकुलेट करो, यहाँ पे सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगी, या -2 कहाँ देखने को मिलेगी आपको, H2S में। ठीक, तो ऐसे सल्फ़र सिर्फ 2 ही बॉन्ड्स नहीं बनाता, वो 4 बॉन्ड्स भी बना सकता है। वो 4 बॉन्ड्स देखिए कैसे बनाएगा। सल्फ़र अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट कर दे, अनपेयर करवा के एक्साइट करवा दे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कर ले, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो जब 4 बॉन्ड्स बनेंगे तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ सकती है। +4 वो आपको किस में देखने को मिलती है, जैसे SF4 में या SO2 में भी देखने को मिलती है। सल्फ़र 4 बॉन्ड्स बना रहा है, वो किस तरीके से बना रहा है, वो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अपने कैसे अचीव कर रहा है, बाय एक्साइटिंग दिस 3p इलेक्ट्रॉन टू दिस एम्प्टी 3d ऑर्बिटल। तो ये हमारी एक एक्साइटेड स्टेट हो गई, दिस इज एक्साइटेड स्टेट 1। ऐसे ही अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड स्टेट में लेके जा सकता है बाय द एक्साइटेशन ऑफ दिस 3s इलेक्ट्रॉन टू दिस एम्प्टी 3d ऑर्बिटल। तो ये हमारी एक्साइटेड स्टेट 2 हो गई, जिसमें कि आप देख सकते हो सल्फ़र के पास अब 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, तो इट कैन फॉर्म 6 बॉन्ड्स। और वो किस में फॉर्म करता है, जैसे SF6 में या SO3 में। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप सल्फ़र की देखोगे तो वो कितनी आएगी, +6 आएगी। ओके, तो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ग्रुप 16 के एलिमेंट शो कर सकते हैं, -2 +2 +4 +6। इसके अलावा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, वो सिर्फ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तभी शो कर सकता है जब वो फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड हो। अदरवाइज ऑक्सीजन मेनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। इसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलेगी ओनली इन द केस ऑफ दीज 2 कंपाउंड्स, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड एंड ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड। दिस इज ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड एंड दिस इज ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। यहाँ पे ऑक्सीजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। वो किस में, इन परऑक्साइड्स, जैसे Na2O2 में। अगर आप ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, इट विल कम आउट टू बी -1। -1/2 भी ये शो करता है, किस केस में, इन द केस ऑफ सुपर ऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड आयंस कौन से होते हैं, O2 नेगेटिव। परऑक्साइड्स कौन से होते हैं, O2 2 नेगेटिव। ओके, तो ये नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। इसके अलावा सल्फर भी कई और ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो अभी आगे जाके आपको पता चल जाएगा। अब केमिकल रिएक्टिविटी में हम ट्रेंड्स देखते हैं। तो जो ऑक्सीजन होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सल्फ़र थोड़ा कम रिएक्टिव है, सेलेनियम थोड़ा कम रिएक्टिव, टेलुरियम थोड़ा और कम रिएक्टिव। तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो आपको पता ही है ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसीलिए तो सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स यही फॉर्म करता है। फिर सल्फ़र भी बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म करता है, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ये इतने ज़्यादा कंपाउंड्स नहीं फॉर्म करते, वैसे भी नेचर में भी नहीं पाए जाते इतना, और ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं होते। तो हम हाइड्राइड्स देखते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स के। सबसे पहले कौन कौन से हाइड्राइड्स फॉर्म होंगे, देखिए। ऑक्सीजन क्या बनाएगा, H2O। सल्फ़र क्या बनाएगा, H2S। सेलेनियम क्या बनाएगा, H2SC, H2Te, H2PO। स्ट्रक्चर क्या आएगा इनका, स्ट्रक्चर तो देखो 2 बॉन्ड पेयर्स हो जाएंगे और 2 लोन पेयर्स हो जाएंगे, और ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा बेंट और वी शेप्ड। वाटर के केस में जो बॉन्ड एंगल आता है वो क्या आएगा, वो 104.5 डिग्रीज आता है, लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल। आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है, 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। अब ऐसा क्यों है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है।
कि जो लोन पेयर के बीच की रिपल्शन रहती है वो ज़्यादा रहती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की थोड़ी कम होती है और बॉन्ड पेयर की सबसे कम होती है। तो बॉन्ड पेयर की रिपल्शन अगर सबसे कम है, बाकी के जो दो लोन पेयर इसको बहुत ज़्यादा रिपेल करेंगे, तो जो बॉन्ड एंगल पहले 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए था वो कम होके 104.5 डिग्रीज हो जाता है। स्ट्रक्चर आपको क्या देखने को मिलता है? बेंट देखने को मिलेगा। हर केस में स्ट्रक्चर बेंट ही आएगा, वी शेप्ड ही आएगा। अब बॉन्ड एंगल अगर हम कंपेयर करें, डाउन द ग्रुप जो बॉन्ड एंगल होता है वो कम होता जाएगा। अब इसका रीज़न क्या रहता है? ये सेम चीज़ हमने ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स में भी डिस्कस की है। आप जैसे ऑक्सीजन और सल्फर का केस कंपेयर कर लो। आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? आपको पता है ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल मूव टूवर्ड्स द सेंटर। अगर सेंटर की तरफ जाएगी डिस्टेंस में कम होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगी, बॉन्ड एंगल ज़्यादा आएगा इस केस में। सल्फ़र के केस में क्या होगा? सल्फ़र इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जितना ज़्यादा ऑक्सीजन है, तो सल्फ़र के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा सेंटर की तरफ नहीं होगी, रिलेटिवली सेंटर से दूर होगी, तो रिपल्शन इतनी ज़्यादा नहीं होगी। रिपल्शन अगर ज़्यादा नहीं है तो बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा नहीं है। तो ये θ1, ये θ2। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो सेंटर की तरफ मूव करने के कारण पास पास आ जाएगी, रिपल्शन ज़्यादा और ये बॉन्ड एंगल ज़्यादा। तो θ1 विल बी ग्रेटर देन θ2। तो इसका रीज़न आप ये नोट कर सकते हैं। ये वैसे भी हमने ग्रुप 15 में भी डिस्कस किया है। सेम रीज़न है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप कम करते जाओगे सेंट्रल एटम की, जो बॉन्ड पेयर होगा वो सेंटर से दूर मूव करता जाएगा। इट विल मूव अवे फ्रॉम द सेंटर विच लीड्स टू रिड्यूस्ड बॉन्ड पेयर रिपल्शंस और बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल आपको देखने को मिलेगा वाटर के केस में, फिर H2S के केस में, फिर H2SC, देन H2T। ठीक है, तो ये ऑर्डर आएगा आपका। फिर उसके बाद हम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखते हैं। डाउन द ग्रुप देखिए क्या होता है, मोलर मासेस, मॉलिक्यूलर साइजेस बढ़ते जाते हैं, वॉन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएंगी, तो जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो भी बढ़ने चाहिए। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक्सेप्शनली हाई रहता है, तो उस पर आते हैं अभी। H2S, H2SC, H2T के आप बॉइलिंग पॉइंट्स देख सकते हो, ये इंक्रीज हो रहे हैं। दिस इंक्रीज इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन वॉन डर वाल्स फोर्सेस। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये एक्सेप्शनली हाई इसलिए आ रहा है क्योंकि वाटर इज़ केपेबल ऑफ डूइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तीन ही तो एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छे से करते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो एमोनिया, वाटर और HF, इन तीनों के जो बॉइलिंग पॉइंट्स रहते हैं वो एक्सेप्शनली हाई इसीलिए रहते हैं क्योंकि इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, बाकी एलिमेंट्स इनके ग्रुप्स के ये चीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एक पता होनी चाहिए कि जब भी हम बॉइलिंग करवाते हैं या मेल्टिंग करवाते हैं, हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम नहीं करते। ये जो मैंने जैसे A2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, ये मॉलिक्यूल बना है AA एटम से, ये सिमिलरली एक दूसरा A2 मॉलिक्यूल है, इन दोनों में जो फोर्स है दैट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स है जो कि इंटर एटॉमिक फोर्स है, जिसको कि आप इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स भी बोल सकते हो, वो चेंज नहीं होती ड्यूरिंग बॉइलिंग। ड्यूरिंग बॉइलिंग यू हैव टू ओवरकम दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड नॉट द इंटर एटॉमिक और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट्स विल डिपेंड ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो कि बेसिकली आपकी वॉन डर वाल्स फोर्सेस हैं, और जो थर्मल स्टेबिलिटी है कि कंपाउंड आपका मॉलिक्यूल कितना ज़्यादा स्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी कि जो बॉन्ड बना हुआ है मॉलिक्यूल के बीच में वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कि ऐसा ना हो कि हीट करने पे मॉलिक्यूल ही डिकम्पोज कर जाए, मॉलिक्यूल के अंदर की जो फोर्सेस हैं वही ओवरकम होनी शुरू हो जाएं। तो थर्मल स्टेबिलिटी विल डिपेंड ऑन द इंटर एटॉमिक फोर्सेस या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। बॉइलिंग पॉइंट्स विल डिपेंड ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्लियर है? अब आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ेंगे। वाटर को छोड़ दो,
डाउन द ग्रुप हाइड्राइड्स के जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि मॉलिकुलर साइजेस, मॉलिकुलर मासेस बढ़ेंगे, वॉन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगी, तो H2TE का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा आएगा, H2S का कम आएगा। यही अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो वो उल्टा आ जाएगा। मतलब H2S बहुत मुश्किल से डिकम्पोज करेगा, H2TE बहुत इजीली डिकम्पोज कर जाएगा, क्योंकि इसमें इसमें चाहे वॉन डर वाल्स फोर्सेस, चाहे इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस अच्छी हैं, बट इसमें इंटर एटॉमिक फोर्सेस बहुत कम होती हैं, बहुत वीक होती हैं, तो ये मॉलिक्यूल बहुत इजीली डिकम्पोज कर जाता है। तो उसी चीज़ पे आते हैं। अब वाटर से लेके आप H2TE की तरफ मूव करते जाओगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होती जाएगी। क्यों वीक होती जाएगी? हाइड्रोजन आपका छोटा सा 1s ऑर्बिटल लेके बैठा है, दूसरा जो आपका सेंट्रल एटम है जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, इनके साइजेस अगर आप बढ़ाते जाओगे तो ऑर्बिटल ओवरलैप पुअर होता जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड स्ट्रेंथ विल डिक्रीज, MH बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, तो ये मॉलिक्यूल ईजिली डिकम्पोज करना शुरू कर देगा, थर्मल स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। वाटर तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है, H2S भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है, H2SC, H2TE ये इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है, क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्ड बना हुआ है वो बहुत ज़्यादा वीक है। अब एसिडिक नेचर भी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करोगे। अब ऐसा क्यों होता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, H पॉजिटिव का रिमूवल आसान होता जाएगा जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करोगे। वाटर और H2S की अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हो तो H2S विल बी मोर एसिडिक। आप अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे देखोगे ना तो आपका आंसर उल्टा आएगा और गलत आएगा। आप ये बोलोगे कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती। ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना बड़ा रोल नहीं प्ले करती जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ प्ले करती है। SH बॉन्ड और OH बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड वीक है? SH बॉन्ड इज वीकर, तो सल्फर H पॉजिटिव को बहुत इजीली निकाल सकता है, OH उतना इजीली H पॉजिटिव को रिलीज नहीं करता। दिस इज द रीजन वाई H2S इज मोर एसिडिक देन वाटर। ओके, और डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, H पॉजिटिव का रिमूवल आसान होता जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ तो चलो बढ़ ही रही है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी बढ़ रहा है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब क्या है? हाइड्रोजन रिलीज करने की टेंडेंसी इनकी बढ़ती जाएगी। हाइड्रोजन ये बहुत इजीली अपने आप से इवॉल्व कर सकते हैं ना, बहुत इजीली डिकम्पोज होते जाएंगे। तो अगर ये हाइड्रोजन रिलीज करते रहेंगे तो दूसरे को हाइड्रोजन गेन करवा देंगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो अगर ये खुद बहुत इजीली हाइड्रोजन रिलीज कर रहे हैं तो दूसरे को बहुत इजीली रिड्यूस करेंगे, तो इनका जो रिड्यूसिंग नेचर है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, रिड्यूसिंग पावर है, वो बढ़ती जाएगी डाउन द ग्रुप। ओके, फिर ग्रुप 16 के और भी हाइड्राइड्स रहते हैं जैसे H2O2। वो वाटर तो फॉर्म करता ही करता है, ऑक्सीजन, H2O2 भी फॉर्म करता है, विच इज़ नोन एज हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसका कि ऐसे ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। और जो सल्फर है वो ऐसे पॉलीसल्फाइड्स फॉर्म करता है, H2SX। इसका मतलब क्या है कि सल्फर में, अभी मैंने आपको बताया था कि कैटनेशन टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो सल्फर खुद के साथ ऐसे बॉन्ड्स बनाने शुरू कर देता है। तो H2S में जैसे एक सल्फर बीच में आके लग गया, SS लिंकेज आ गई, इसको थायो लिंकेज बोलते हैं, जैसे O को हम परॉक्सी लिंकेज बोलते हैं। तो सल्फर की कैटनेशन टेंडेंसी ज़्यादा है, एक और सल्फर एटम भी बीच में आके लग सकता है, तो इस तरीके का सल्फाइड भी पॉसिबल है। एक और सल्फर आके लग सकता है, तो नंबर ऑफ पॉलीसल्फाइड्स आर पॉसिबल। ठीक है, तो ये सल्फर की कैटनेशन प्रॉपर्टी के कारण आपको ऐसे कई पॉलीसल्फाइड्स आयन देखने को मिलते हैं। एक्स कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 16। देखिए, जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेनली शो करते हैं, +4 और +6। +6 तो इनकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4 जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, कि जो s इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग कम होती है ना,
तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये फॉर्म करते हैं ऑक्साइड ऑफ द टाइप MO2, और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ऑक्साइड फॉर्म करेंगे ऑफ द टाइप MO3। ये होगी आपकी डाइऑक्साइड, ये होगी आपकी ट्राइऑक्साइड। अब अगर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड का एसिडिक नेचर हम कंपेयर करें, तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, आपका जो सेंट्रल एटम उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी, तो उसका लोएस्ट एसिड कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। देखिए लोएस्ट एसिड्स क्या होते हैं? लोएस्ट एसिड्स वो होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी हो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं ना ये। तो जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इस सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा होगी, इसका लोएस्ट एसिड कैरेक्टर भी ज़्यादा आएगा। ओके, तो ट्राइऑक्साइड ज़्यादा एसिडिक रहेंगी देन डाइऑक्साइड्स। तो डाइऑक्साइड्स और ट्राइऑक्साइड में अगर आप कंपेयर करते हो, एसिडिक नेचर विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब डाइऑक्साइड्स में अगर एसिडिक नेचर कंपेयर किया जाए, अब आपके पास ग्रुप 16 के जैसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं ऑफ द टाइप SO2, SCO2, TeO2। ऑल ऑफ दीज डाइऑक्साइड्स आर इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, वैसे वैसे एसिडिक नेचर भी कम होती जाएगी। ये तो वैसे भी आपने जनरल ट्रेंड पढ़ा हुआ है ना कि डाउन द ग्रुप जो ऑक्साइड्स होती हैं उनकी बेसिक नेचर बढ़ती है और एसिडिक नेचर कम होती है। तो एसिडिक नेचर कम होती जाएगी जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम कम होती जाएगी। SO2 अमंग्स डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा एसिडिक। सिमिलरली ट्राइऑक्साइड में SO3 सबसे ज़्यादा एसिडिक होगी, और जैसे जैसे नीचे मूव करते जाओगे एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर ऑफ डाइऑक्साइड्स देखते हैं। सबसे पहले SO2 का स्ट्रक्चर देखेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड, देखिए सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सल्फर ऑक्सीजन के साथ किस तरीके का बॉन्ड बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। तो एक डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स खर्च हो जाएंगे, तो 2 ऐसे सल्फर ने डबल बॉन्ड्स बना लिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सल्फर विल गेट यूज्ड अप। 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर यूज हो गए हैं तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 बचे हैं नॉन बॉन्डेड स्टेट में। दिस मीन्स यू हैव 1 लोन पेयर, 2 सुपर पेयर्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हो गए? 3। स्टेरिक नंबर अगर 3 है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 आएगी, और इसका जो स्ट्रक्चर आएगा दैट विल बी ट्रायगोनल प्लेनर, जिसमें कि एक पोजीशन लोन पेयर ऑक्यूपाई करेगा, 2 पोजीशंस आपके ये सुपर पेयर्स ऑक्यूपाई करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल दिस विल बी बेंट और वी शेप्ड। ठीक है, अब देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से अचीव हुई है। सल्फर का ऑर्बिटल लेवल डायग्राम बनाया जाए, ग्राउंड स्टेट में तो ऐसा दिखेगा आपको। सल्फर हैज़ 3s2 3p4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सल्फर इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स, 1 2 3 4। 4 बॉन्ड्स बनाने के लिए इसको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। वो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखिए कहाँ से आएंगे? सल्फर के पास ना एम्प्टी 3d ऑर्बिटल है, तो आप एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा दो यहाँ पे। तो जब मैं इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा दूंगा तो मेरे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट मेरे को कितनी चाहिए? sp2 चाहिए। तो दिस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट विल बी अचीव्ड बाय द इंटरमिक्सिंग ऑफ 1 3s ऑर्बिटल एंड 2 ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द 3p सबशेल। तो ये 3 ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगी एंड यू विल गेट 3 न्यू ऑर्बिटल्स, जिनकी की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp2। और आपके पास ये 3p ऑर्बिटल एक रह गई जो कि अनहाइब्रिडाइज स्टेट में है, एक 3d ऑर्बिटल रह गई ये वाली जो कि अनहाइब्रिडाइज स्टेट में है।
देखो, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो लोन पेयर है, वो ये ऑर्बिटल रही। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये तो ऑक्सीजन की 2p ऑर्बिटल के साथ हेड ऑन ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लेंगी। तो एक सिग्मा बॉन्ड ये बन गया, एक सिग्मा बॉन्ड ये बन जाएगा। अब ये 3p ऑर्बिटल और 3d ऑर्बिटल्स का क्या होगा? ये 3p ऑर्बिटल ऑक्सीजन की 2p ऑर्बिटल के साथ साइडवेज ओवरलैप करेगी to give you pi bond. This will, in fact, this 3d orbital will also overlap sideways with 2p orbital of oxygen. तो ये ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल के साथ जब ओवरलैप करेगी साइडवेज, यू विल गेट 2p पाई 3p पाई 2p पाई बॉन्ड। और ये 3d ऑर्बिटल जब ऑक्सीजन की 2p ऑर्बिटल के साथ साइडवेज ओवरलैप करेगी तो यू विल गेट 3d पाई 2p पाई बॉन्ड। ठीक है, तो SO2 के स्ट्रक्चर में जो दो पाई बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं, एक कैसा है 3p पाई 2p पाई टाइप का, और दूसरा पाई बॉन्ड कैसा है 3d पाई 2p पाई टाइप का। क्लियर है ये? फिर सेलेनियम डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखते हैं। सेलेनियम डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल वैसा ही आता है जैसे SO2 का आया था वेपर फेज में। इसका सॉलिड फेज में एक लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर आ जाता है। ऐसे ही लीनियर पॉलीमर बनाना शुरू कर देगा, जिसमें कि ये सेलेनियम के SiO2 के यूनिट्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होंगे। ऐसी लंबी लंबी चेन्स चलती जाएंगी। तो ये यूनिट आपका रिपीट होता जाएगा। तो दिस विल गिव यू अ लीनियर पॉलीमर। किसमें? सॉलिड फेज में। ठीक, फिर आते हैं SO3 के स्ट्रक्चर पे। सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखिए कैसा होता है। ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। जो सल्फर एटम है दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑल 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सल्फर विल गेट यूज्ड अप, क्योंकि 3 ऐसे डबल बॉन्ड्स बन गए। तो ये ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये SO3 का जो स्ट्रक्चर आया है, जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन अचीव हुई है, ये किस तरीके से हुई है वैसे ही देखते हैं। ऑर्बिटल लेवल डायग्राम बनाते हैं। तो सल्फर के पास 3s2 3p4 ऑर्बिटल्स में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स पड़े थे। अब सल्फर ने अगर 6 बॉन्ड्स बनाने हैं तो उसको 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पहले तो चाहिए होंगे। वो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे अचीव करेगा? बाय द एक्साइटेशन ऑफ दीज 3s एंड 3p पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स की ऐसे अनपेयरिंग हो जाएगी और एक्साइटेशन हो जाएगी। सल्फर के पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। उसके बाद आपको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या अचीव करनी है? sp2। तो एक s और 2 p वाली ऑर्बिटल्स को आप मिक्स करवा दो, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑब्टेन कर लो। एक 3p ऑर्बिटल और 2 3d ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिड स्टेट में पड़ी होंगी। These orbitals जो unhybridized स्टेट में है, these will overlap sideways with 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, और आपको पाई बॉन्ड्स मिल जाएंगे। तो एक पाई बॉन्ड मिलेगा 3p पाई 2p पाई टाइप का, और 2 पाई बॉन्ड्स मिलेंगे 3d पाई 2p पाई टाइप के।
तो 1 pi bond will be of the nature 3p pi 2p pi and 2 pi bonds will be of the nature 3d pi 2p pi. ओके, जैसे ये एक पाई बॉन्ड हो गया 3p पाई 2p पाई का, बाकी के जो 2 पाई बॉन्ड्स हैं वो हो गए 3d पाई 2p पाई टाइप के। क्लियर है ये चीज़? अब तो अब आपको पता लगता है ना कि सल्फर 3p पाई 2p पाई टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग भी कर सकता है, 3d पाई 2p पाई टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग भी कर सकता है। फिर SO3 अब सॉलिड फेज में देखिए कैसे एग्जिस्ट करता है। दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। इट कैन एग्जिस्ट एज अ साइक्लिक ट्राइमर और लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमेरिक फॉर्म ऐसी दिखेगी आपको कि SO3 के यूनिट्स रिपीट होते रहेंगे। जैसे ये आपका रिपीटिंग यूनिट बनेगा, इस यूनिट को आप रिपीट करते रहो जो मैंने ब्रैकेट्स में लगाया है, इसकी रिपीटेशन होती रहेगी। साइक्लिक ट्राइमर में मतलब 3 SO3 के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाएंगे और ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो इसमें 3 SO3 के यूनिट्स एसोसिएटेड हैं। काउंट करने के लिए देखिए, जैसे ये एक यूनिट हो गया, ये एक यूनिट हो गया SO3 का, सेकंड यूनिट हो गया, और ये थर्ड यूनिट हो गया। ओके, फिर जो सेलेनियम ट्राइऑक्साइड है ये सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करता है एज साइक्लिक टेट्रामर। वेपर फेज में इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल SO3 जैसा ही आएगा। सॉलिड फेज में दिस विल फॉर्म साइक्लिक टेट्रामर, मतलब 4 यूनिट्स इसके एसोसिएट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो ये सेलेनियम ट्राइऑक्साइड का आपका स्ट्रक्चर आएगा जो कि एक साइक्लिक टेट्रामर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये ऑक्साइड्स की कहानी कंप्लीट है यहाँ तक। फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर में हलाइड्स देखेंगे ग्रुप 16 की, और फिर उसके बाद जो और ग्रुप 16 के कंपाउंड्स हैं जैसे डाईऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कुछ फेमस कंपाउंड्स, सल्फर के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, वो सारी चीज़ें अब सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।